नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी की एक बड़ी मशहूर कहावत है, आज़मूदा रा आज़मूदन जोहलस्त, यानी कि आज़माए हुए को आज़माना जहालत है। अल्लामा इकबाल ने बहुत अरसा पहले कहा था कि वतन की फ़िक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। इसको हम बदल के ऐसे बढ़ सकते हैं, वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों। PDM तहरीक इंसाफ की बर्बादी पर बगलें बजा रही है, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि पंजाबी शायर बुल्ले शाह ने कहा था कि दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना मी मर जाना। यानी दुश्मनों के मरने पर खुशी ना मनाओ कि दोस्तों को भी एक दिन मरना है। ये 13 जमातों का टोला कौन सा वतन से मुखलिस है? ये भी इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग अज़ल से एक दूसरे की दुश्मन है। एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें ज़्यादा पुरानी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के साथ वही सब कुछ हो रहा है जो MQM के साथ हुआ था। वो भी ताकत के नशे में चूर थे। लोग 3-3 दिन की हड़तालों से तंग थे। वो भी ताकत को ना संभाल सके। इन्हें इतना बड़ा मैंडेट मिला था, कौमी और सूबाई असम्बलियों में इन्हें सीटें मिली थी, लेकिन उन्होंने कराची के लिए कुछ न किया। हत्ता ये कि कोटा सिस्टम तक ख़त्म नहीं करवा सके, और वो भी ताकत के नशे में चूर थे। जिस तरह अल्लाह ताला दौलत देकर आजमाता है, इसी तरह शोहरत और ताकत देकर भी आजमाता है। इस मुल्क में जिसे भी ताकत मिली वो दौलत जमा करने में लग गया। एस्टेब्लिशमेंट भी जरदारी और नवाज शरीफ से बहुत ज़्यादा तंग थी। इक़्तिदार में आकर दोनों पार्टियां सिर्फ पैसा बनाती हैं, इसलिए इन्हें एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत महसूस हुई जो मुल्क का इक़्तिदार बज़ाहिर संभाल सके। ये बज़ाहिर इसलिए मैंने कहा है कि असल में पीछे तो वही होते हैं, बस सामने सीट पर किसी और को बिठाया जाता है और आवाम सुख का सांस ले सके। चुनांचे इस नेक मकसद के लिए PTI बनवाई गई। इनको क्रिकेट ग्राउंड से उठवा कर स्टेज पर बिठा दिया गया। जिन्हें सियासत का कोई तजर्बा न था, वो कप्तान की उंगली उठने का इशारा पाकर इलेक्शन जीत गए। इनकी झोली में आज़ाद उम्मीदवार डाले गए। बस यहीं से इधर उधर से कारकुनान जमा करके दे दिए गए, लेकिन वो ये भूल गए कि इन्हें इक़्तिदार में लाया कौन है। बस यहीं से गलती शुरू हुई। इनकी गर्दन में सरिया तो पहले ही फिट था। क्रिकेट की दुनिया में घुमंडी और तकब्बर अमेज़ रवैये की गूंज थी। उन्होंने कई क्रिकेटर्स का करियर भी तबाह किया। वर्ल्ड कप जितवाने के बाद वो और ज़्यादा घुमंडी हो गए थे। जो कुव्वतें इन्हें इक़्तिदार में ला रही थी, इनके रवैये ने इमरान को और ज़्यादा मुतकब्बिर बना दिया। वो समझे वो इन कुव्वतों के चहेते हैं। वो सियासतदान तो थे नहीं जो इस खेल को समझते, इसलिए आसानी से ट्रैप हो गए। अपने 3.5 साला दौर में महंगाई बामे उरूज पर पहुंचाने की बिना पर वो गैर मकबूल होने लगे। इनके वज़ीरों के करतूत सामने आने लगे। कोई चीनी बाहर भिजवा रहा है, कोई गंदम, और इन्हें किसी करप्शन की ना खबर थी ना ही फिक्र। वो तो चैन की बांसुरी बजा रहे थे, खुद 27 का दर कि किसी की कोई बात गवारा नहीं। बस कभी कभार इनके चाहने वाले इन्हें हवा लगवाने के लिए बाहर ले आते थे और इन्हें झाड़ पूछ कर दोबारा इन्हीं ख्वाब खरगोश के मज़े लेने के लिए कमरे में बंद कर देते थे। वो किसी बैरूनी सफारतकार से नहीं मिलते थे। अमरीकी सफ़ीर को भी दरखौरे इतना नहीं समझते थे। इन्हें इनके करीबी साथियों ने बांस पर यह कहकर चढ़ा दिया था कि वो वज़ीर आज़म है, इसलिए हर कसो नकस से मुलाकात नहीं कर सकते। PTI के कारकुन सियासत के मिजाज को ना समझते थे, बल्कि ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि वो कहीं और से ही हिदायत लेते थे। आज वो जब बिल्कुल अकेले हो गए तो कल तक जिनसे बात करना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं की कांग्रेस विमेन से 15-15 मिनट जूम पर गुफ्तगू करके इल्तिजा करते हैं कि उनकी मदद की जाए और इन्हें दोबारा वज़ीर आज़म बनवाया जाए। कल तक वो अमेरिका को बड़के लगा रहे थे कि हम तुम्हारे गुलाम हैं जो तुम्हारी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश मुतालबात पूरी करें। कल तक वो अमेरिका को कह रहे थे कि उनकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है। फिर यकायक उनके तीरों का रुख इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हो गया। अब वो एक बंद गली में फंस चुके हैं, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इनकी जमात तितर बितर हो चुकी है। अब भी वक्त है। मुल्क एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। बोलने और लिखने पर पाबंदी है। अक्सरियत अपनी बका के लिए चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की के मुकाले पर कारबंद है। तहरीक इंसाफ के पिंजरे से जब सारे पंछी उड़ गए तो उनको मुज़ाकराती टीम बनाने का ख्याल आया,
جب انہیں مذاکرات کی دعوت دی جاتی تھی تو ان کا تکبر آسمان کو چھوتا تھا۔ انہوں نے اپنے خیر خواہوں اور دوستوں کی بات نہ مانی اور خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی، اسمبلیاں توڑ دیں اور یہ سمجھے کہ اب وہ پھر سے اپنی مقبولیت کیش کرا لیں گے، لیکن وہ جانتے نہیں تھے کہ ان کا پالا کن قوتوں سے پڑا ہے۔ وہ ملکی سیاست کو بھی کرکٹ کا میدان سمجھے، جہاں انہوں نے جب چاہا کسی بھی کرکٹر کا مستقبل خراب کر دیا اور میدان اور ٹیم سے باہر نکال دیا۔ ان میں صوبائی تعصب بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ آخر وہ کہتے ہیں نا کہ 100 سنار کی تو 1 لوہار کی، اب سر پکڑ کر روئیے اور آہوزاری کیجیے، آپ کی کوئی سننے والا نہیں۔ ایک اور بات کہ آزمائے ہوئوں کو اب مت آزمائیے۔ فارسی کی ایک مثل ہے کہ آزمودہ را آزمودن جہل است، یعنی آزمائے ہوئے کو آزمانا جہالت ہے۔ دوسرا یہ کہ تحریر اور تقریر پر سے پابندی اٹھا لیجیے، لوگوں کو بولنے دیجیے۔ یہاں تو کوئی ہائیڈ پارک بھی نہیں جہاں لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ صدیق سالک کا ناول پریشر کوکر 1971 کے تناظر میں لکھا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش کیوں بنا۔ متعصب رویوں نے بنگالیوں کے دلوں میں نفرت کی آگ بھر دی تھی اور پھر یہ پریشر کوکر پھٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ بچے کچے پاکستان کو پریشر کوکر مت بنائیے، آزمائے ہوئوں کو مت آزمائیے، مخلص و دیانتدار قیادت کو سامنے لائیے، قوم آپ کی شکر گزار ہوگی۔ اور خدا را آپ پاکستان پر رحم کیجیے۔ یہ تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بار بار اس پر تجربے کریں اور مختلف لوگوں کو لا کر، جیسے حکیم مختلف دوائیاں بنانے کے لیے تجربے کرتا ہے، تو یہ ایک تجربے اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا وطن ہے اور اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور تمام لوگ محب وطن ہیں، فوج بھی محب وطن ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی محب وطن ہے، لیکن محب وطن والا کام بھی کر کے دکھائیے۔